अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, दबाव की सियासत या फिर हिकमत अमली, गिरफ्तार करने की तैयारी या फिर नाअहल होने का खतरा। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो लफ्जी जंग है ये अरूज पर पहुंच चुकी है। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, मगर कुछ मुल्की सियासी जमातें इक़्तिदार को तूल देने जबकि कुछ इक़्तिदार के हुसूल की जुस्तजू में लगी हैं। साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसों में हुकूमत और उन्हें लाने वालों को टफ टाइम दे रहे हैं। वो बार बार इलेक्शन कराने का मुतालबा करते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर उन्हें दीवार से लगाया गया तो वो और ख़तरनाक हो जाएंगे। आज फैसलाबाद में इमरान खान ने जलसे से खिताब करते हुए इस रात से पर्दा उठाया कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन क्यों नहीं कराना चाहती है। उन्होंने फौरी इलेक्शन ना कराने की दो वजूहात बताई कि हुक्मरान इंतखाबात से आखिर भाग क्यों रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि इमरान खान ने इस बात का भी अंदेशा जाहिर किया है कि जरदारी और नवाज शरीफ का पैसा बाहर पड़ा हुआ है, ये इनके गुलाम हैं। क्या यह हम तैनाती भी उनसे एनओसी लेकर करेंगे? ये सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। इमरान खान ने नौजवानों को मुखातिब करते हुए ये भी वादा किया कि इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए आपने मेरी कॉल पर मेरे साथ खड़े होना है। उन्होंने कहा कि दुनिया में दो तरह के इनकलाब आते हैं, हमने सॉफ्ट इनकलाब के जरिए इस कब्जा ग्रुप को हटाना है। क्या कहा इमरान खान ने, ये भी देखिए। आप सब मुझे बताएं, क्या जब मैं आपको कॉल दूंगा आप मेरे साथ निकलेंगे? दो तरह के इनकलाब होते हैं। एक इनकलाब होता है खूनी इनकलाब जो आयतुल्लाह ख़ुमैनी लेके आया था ईरान में, और यह सारी कौम मिलके इलेक्शन के जरिए इनको खत्म करती है। इंशाअल्लाह हमने जिसको सॉफ्ट रेवोल्यूशन कहते हैं, सब ने मिलके इस मुल्क में ये जो कब्जा ग्रुप है इसको हटाना है। दूसरी तरफ शेख रशीद ने आज ट्विटर पर लिखा कि सैलाब ने पीडीएम की साख राख बना दी है। लोटा मेंबरान की आवाम शक्ल नहीं देखना चाहते। जिन मनी लॉन्ड्रर्स को अपने लोग चंदा देने को तैयार नहीं, दूसरे मुल्क कैसे देंगे? लोगों में पेट्रोल लेने और बिजली का बिल देने की सक्कत नहीं है। आप मजीद इजाफा करने जा रहे हैं। सितंबर सितमगर होगा, सैलाब उतरेगा तो इमरान खान इस्लामाबाद की कॉल देगा। जबकि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है और इमरान खान के सर पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज सवार हैं। इमरान खान ने अपनी करप्शन के मुकदमात से बचने के लिए तहरीक फसाद शुरू की हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि हुकूमत इंतखाबात कराने को हमें तैयार नजर नहीं आती है। मुल्की सियासत क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब, हर रोज़ हर नए जलसे में इमरान खान पहले से ज़्यादा सख्त हो रहे हैं। आर्मी चीफ की तैनाती पर अब वाज़े हो रहा है कि बड़े शकूक शुबहात आप लोगों के बढ़ते जा रहे हैं। आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि जरदारी और नवाज शरीफ का पैसा बाहर पड़ा हुआ है, इसलिए चाहेंगे कि ऐसा आर्मी चीफ ऐसे आर्मी चीफ की तैनाती करे जो इनसे पूछे ना, क्योंकि कोई तगड़ा आर्मी चीफ आएगा तो वो तो इनसे पूछेगा। तो आर्मी चीफ की तैनाती, सवाल मेरा ये है, नंबर एक ये तो मेरिट पर होती है, और दूसरा ये कि हर आर्मी चीफ को हमने तो तगड़े देखा है, क्या मौजूदा आर्मी चीफ तगड़े नहीं है? अच्छा, आर्मी चीफ तो ये चाहे जितनी मर्जी ख्वाहिश करें कि इनकी पसंद का आर्मी चीफ लगे, मेरा तो जाती राय बड़ी वाज़ेह है इसके ऊपर कि आर्मी चीफ जिस दिन वो अपॉइंटमेंट होती है ना, उसकी सही खुश नहीं होती तो वो इंडिपेंडेंट हो चुका होता है। तो ख्वाहिश इनकी जरूर ये हो सकती है, बिल्कुल बातें भी ये सुनने को मिलती हैं। सहाफ़ी जो है सबसे ज्यादा वो हमें बताते हैं, नवंबर का बहुत जिक्र होता है, तो फैसला साजी के अंदर इनके दिमाग पे वो सवार है। मेरे ख्याल में ये तो ज्यादातर लोगों की यही राय है, ये सिर्फ इमरान खान की राय नहीं है। नहीं तो आप लोगों को इस चीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात और इतने खदशात क्यों हैं कि आप लोग ये चाहते हैं कि इसलिए भी जल्दी इंतखाबात का आप लोगों का मुतालबा है कि आप लोग हुकूमत में आएँ? ज़ाहिर है ये बात तो समझ में आती है कि इस वक्त इमरान खान जो है वो उनकी जो मकबूलियत है उसका ग्राफ बहुत हाई है, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। सैलाब के बावजूद जो लोग हैं, ज़ाहिर एक सिंपति तो है, उसके बावजूद बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं इमरान खान के। तो आप लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग अगर हुकूमत में आते हैं, आप लोग अपनी मर्जी का आर्मी चीफ तैनात करें, फिर आप लोगों के जो शकूक शुबहात हैं जरदारी और नवाज शरीफ ख़ानदान को लेकर, फिर ये ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, इमरान खान ने जिस वक्त पहली दफा और तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया कि एक नए इलेक्शन होने चाहिए, बल्कि फैसला ही किया ना, वजीर आजम इमरान खान ने तो सदर पाकिस्तान को एडवाइस भेज दी थी कि असेंबली तहलील कर दी जाए, और सदर पाकिस्तान ने उस पर अमल भी कर लिया था।
तो उस वक्त तो कोई आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट नहीं होने वाली थी। बुनियादी तौर पे इस हुकूमत को बदलने का, और क्या हम कहते थे, हम यही कहते थे कि जिस तरीके से ये तब्दीली आ रही है, जिस तरीके से बैरूनी मुदाखलत के साथ तब्दीली आ रही है, जिस तरीके से हराम का पैसा सारी कौम के सामने चला और जमीर खरीद कर तब्दीली लाई जा रही है, इससे मुल्क के हालात खराब होंगे। और अगर किसी के दिमाग में शक था उस वक्त, तो जाहिर है अभी तक तो वो शक खत्म हो गया होगा। पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई और मुल्क जो है वो मुश्किल से मुश्किल हालात के अंदर धंसता चला जा रहा है। तो बुनियादी वजह तो ये है। उसके अंदर एक जो वजह वो हमारी तरह सामने सुनने को आती है कि नहीं जी, वो तो चाहते हैं कि अपना आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगाए। वो उसका जिक्र कर रहे थे इमरान खान साहब, और जैसे मैंने कहा, ये इमरान खान ने सिर्फ नहीं कहा, ये तो ज्यादातर सहाबी यही बात करते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने हालात से समझौता कर लिया है कि अब की बार आर्मी चीफ की तैनाती है आप लोगों के हाथों नहीं होनी है, आप लोगों की कोई सजेशन शामिल नहीं होगी? ज़ाहिर है अब इंतखाबात का कोई माहौल नज़र नहीं आ रहा है, इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, तो ये काम मौजूदा हुकूमत नहीं करना है। ये तो माहौल बदलते हुए कहते हैं शाजिया के, अंग्रेजी में कहते हैं वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। एक हफ्ता सियासत में बहुत लंबा अरसा होता है, तो देखें कि क्या होता है। अभी वक्त बाकी है। लेकिन ज़मीनी हकाइक पर भी तो ज़ाहिर नज़र रखनी चाहिए, और ज़मीनी हकाइक भी तो बहुत कुछ बता रहे हैं। इस हुकूमत का मूड लग रहा है आपको इलेक्शन में जाने का? उनकी हो सकता है कि उनकी मर्जी से ना हो ना, हर फैसला, हर एक की अपनी अपनी ख्वाहिशात तो होती हैं। ये तो हक सब रखते हैं कि अपनी ख्वाहिशात रखें, लेकिन अपनी ख्वाहिश पे हमेशा इंसान अमल कर नहीं सकता। देखें कि ये ख्वाहिश इस हुकूमत की जो है, ये ख्वाहिश पूरी होती है, ये नहीं होती। नहीं, फैसला कहीं और से होना है। अगर इस हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है या इनके बस में नहीं है, या शायद उनको ना पता हो जो आप बात कर रहे हैं, तो फैसला कहीं और से होना है ना इलेक्शंस का। नहीं, कहीं और से फैसला नहीं होना है। आप मुझसे ना ज्यादा सवाल पूछे ना, बस मैं सिर्फ ये सवाल पूछने के लिए तो बुलाया सद उमर साहब। चले, ये कहते हो हर सवाल ना पूछे, या कम से कम आप सवाल तो पूछ सकती है, लेकिन हर बात का मैं जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मैं सिर्फ ये जरूर कह सकता हूँ कि जितना आपको वाज़ेह नजर आ रहा है, इतना शायद वाज़ेह ये हकीकत हो ना कि ये हुकूमत जो है वो नवंबर के आखिर तक पावर में होगी। कुछ लग रहा है गोडी गोडी खबरें पहुंच गई हैं आप लोगों तक? नहीं, अभी तो 3 महीने बाकी हैं। देखिए, ये हुकूमत तो एक एक हफ्ता बड़ी मुश्किल से गुजारती है, तो 3 महीने तो बहुत लंबा अरसा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आप कहना कि यही हुकूमत होगी नवंबर के आखिर में ये फैसला करने वाली, मेरे ख्याल में ये कबल अज़ वक्त है। सही। आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि जरदारी, नवाज शरीफ ये दोनों गद्दार हैं, तो इस तरह गद्दारी के फतवे बांटना, कल को जब मौजूदा जो हुकूमत है ये आप लोगों पर इस तरह के फतवे लगाती थी, ज़ाती तौर पर मैं अपनी बात करूं, मैं इसकी भी मजम्मत करती थी। अभी कासिम सूरी साहब के हवाले से जब एक चीफ जस्टिस साहब ने एक इजाफी नोट लिखा, उस पर भी हम लोगों ने कहा। फवाद चौधरी साहब ने भी बड़ी बात की। फिर शौकत तरीन साहब की जो ऑडियो लीक सामने आई है, उस पर मौजूदा हुकूमत ने कहा ये तो गद्दारी है। तो हमने हमेशा इसकी जो है वो मजम्मत की है कि एक दूसरे को गद्दारी के फतवे ऐसे नहीं बांटने चाहिए, बात सियासत से बड़ी आगे निकल जाती है। तो इस सिलसिला रुकता क्यों नहीं है? क्यों इमरान खान साहब जो है वो इस तरह जब ऑपोजिशन में होते हैं और इस तरह गद्दारी की बातें करने लगते हैं? लेकिन जैसे आपने कहा कि गद्दार एक तो है ना कि तशबीहन गद्दार कहना, अल्फाज में गद्दार कहना, वो हमारी सियासी जुबान का हिस्सा है। और आप तो बहुत छोटी है, मुझे तो 70 की दिहाई से याद है, हम ये सुनते आए हैं। एक होता है अमलन उसके ऊपर अमलन उस इल्जाम के ऊपर अपनी सियासत करने की कोशिश करना। इस वक्त हो क्या रहा है? इमरान खान ने तो उनको कहा, और इमरान खान की क्या वजह? इमरान खान कह रहे हैं कि एक तब्दीली मुल्क के अंदर लाई गई, वो तब्दीली मेरे नहीं, कौमी सलामती कमेटी के मुताबिक वाज़े बैरूनी मुदाखलत उसके अंदर शामिल थी। ये एक दफा नहीं, 2 दफा कौमी सलामती कमेटी ने कहा। तो अगर मुल्क के अंदर हुकूमतें तब्दील हो रही हैं बैरूनी मुदाखलत से, तो फिर जो अगर उसके अंदर नवाज शरीफ और जरदारी उस तब्दीली के अंदर शामिल है, तो बैरूनी गठजोड़ तो हो गया ना। आप लफ्ज गद्दार इस्तेमाल करना चाहें या ना करना चाहें, तो वो तो बन गया। लेकिन ये हुकूमत क्या कर रही है? ये हुकूमत ने कहा कि और ये इलेक्शन कमीशन ने जो उनके इख्तियार के अंदर ही नहीं था, क्या बनाने की कोशिश की जा रही है मुकदमा इमरान खान के ऊपर। इमरान खान के ऊपर ममनुआ फंडिंग केस के अंदर, जहां पे खुद कह चुकी थी इलेक्शन कमीशन उससे एक पेशी पहले कि ये फॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं है, ये ममनुआ फंडिंग का केस है, अपना फैसला लिख देती है। वो हमें मिल जाता है, सहाफियों को मिल जाता है,
फिर फैसला तब्दील किया जाता है, उसमें एक पैराग्राफ डाला जाता है और उस पैराग्राफ में यह दरवाजा खोला जाता है कि शायद बैरूनी हुकूमतों की एमा के ऊपर कोई फंडिंग यहां पर की गई, यानी गद्दारी का एक मुकदमा बनाने की कोशिश। फिर शौकत तरीन की फोन कॉल पे पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर ने, सिटिंग लॉ मिनिस्टर ने, ऐसी किसी टीवी प्रोग्राम में नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि गद्दारी का मुकदमा बनता है शौकत तरीन पे, इमरान खान पे, तैमूर झगड़ा के ऊपर। तो माजरत के साथ इस वक्त अगर कोई वाकई में अमलन गद्दारी के लफ्ज इस्तेमाल करके उस पर सियासत करने की कोशिश कर रहा है तो वो तो पीडीएम है। ये तो साफ लग रहा है कि हर तरह से इमरान खान के गिर्द घेरा तांगी है, चाहे वो तौहीन अदालत केस को लेकर हो, चाहे वो तोशाखाना केस को लेकर हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग केस को लेकर हो। एक चीज तो वाज़ेह नजर आ रही है कि कोशिश तो हो रही है कि किसी तरह इमरान खान को बाहर करना है, लेकिन कुछ अपने लोग भी जब इस तरह की बातें करेंगे जो हामिद खान साहब कह रहे हैं तो मुश्किलात तो होंगी ना इमरान खान साहब के लिए। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कुछ शायद दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। कितने समझदार हैं। देखिए ये तो आप बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है कि एक भरपूर कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को जाली मुकदमात बनाकर उसके जरिए उनको काबू किया जाए, क्योंकि सियासी मैदान में तो इतनी बुरी तरीके से इमरान खान ने शिकस्त दी है कि अब उन्होंने, पीडीएम वालों ने उम्मीद भी लगाना छोड़ दिया है कि वो सियासी मुकाबला इमरान खान के साथ कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही है, बड़ी भरपूर कोशिश हो रही है। मसला ये है कि वो जितनी भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है उसकी कानून के अंदर बुनियाद को नजर नहीं आती, कोई ठोस बात अभी तक वो लेके आ नहीं सके, इसलिए ये एक एक करके तमाम खारिज होते जाएंगे। जहां तक हामिद खान साहब के और फवाद चौधरी के जो बयानात हैं, मेरे ख्याल में बेहतरीन लोग उसका जवाब देने के लिए हामिद खान और फवाद चौधरी खुद हैं, वो खुद ही बताएंगे कि वो क्या कहना चाहते थे। लेकिन तौहीन अदालत केस आपको नहीं लगता माफी मांग लें, जितनी जल्दी माफी मांगेंगे उतनी जल्दी जो है वो खत्म हो जाएगा। अब इस पर तो हुकूमत भी कहने पर मजबूर होगी कि इतनी रिलैक्सेशन तो हमें नहीं मिली थी, इतनी रिलैक्सेशन तो निहाल हाशमी को नहीं मिली, तलाल चौधरी को नहीं मिली, किसी को इतनी रिलैक्सेशन नहीं मिली कि जब एक तहरीरी जवाबनामा जमा करा दिया जाता है और अदालत ये कहे कि नहीं एक दफा फिर आप लिख कर लेकर आए, मौका दे रहे हैं आपको, तो क्यों नहीं माफी मांग लेते इमरान खान साहब? पहली बात तो ये कि उनके जो केसेस थे और इमरान खान का जो केस है उसमें जमीन और आसमान का फर्क है, और मैं ये सिर्फ सियासी बुनियाद पे नहीं कह रहा, अगर आप कानूनी बुनियाद के ऊपर देखें तो जमीन और आसमान का फर्क है। एक केस के अंदर इमरान खान कह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे, जो उन्होंने किया, उन्होंने कंप्लेंट फाइल की, जो उनका कानूनी हक है। दूसरी केस में वो कह रहे थे तुम्हारे बच्चों का रहना मुश्किल कर देंगे हम पाकिस्तान के अंदर, सीधी खुली धमकियां दी जा रही थी। यही राना सनाउल्लाह साहब ने किया, बाय द वे इंटीरियर मिनिस्टर बैठे में, कोई उनके खिलाफ तौहीन अदालत में कन्विक्शन नहीं हुई। सब उनका वीडियो देख चुके हैं जिसमें वो पाकिस्तान के जजेस को कह रहे हैं कि जिसने भी नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला किया तो आपने भी यहां रहना है, आपके बच्चों ने भी यहां रहना है और आपकी जिंदगी मुश्किल कर देंगे और घरों का घेराव करेंगे। ऐसी वाज़ेह धमकियां दी हुई हैं और वो मुअत्तल नहीं हुए। जहां तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, इमरान खान ने हमेशा अदलिया की पुष्टपनाही करने की कोशिश की है, अदलिया के साथ खड़े रहे हैं। आजाद अदलिया की तहरीक के अंदर वाहिद टाइम में इमरान खान जेल के अंदर जो गए हैं वो आजाद अदलिया की तहरीक के अंदर गए हैं। और मैं जाती तौर पे भी आपको बता सकता हूं कि जब भी बात होती है तो अदलिया के मामले में बड़ी मोहतात तरीके से बात करते हैं। जो भी उनके लॉयर्स कहेंगे सच्चाई के अंदर रहते हुए सच जरूर बोलेंगे, सच के अंदर रहते हुए जो भी उनके को माफी मांगने से इमरान खान की ना सियासत को कोई कमी आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इमरान खान ये बोले कि भाई अगर मेरा कोई मकसद नहीं था और हम तो ये कह रहे थे कानूनी हक है और वो एक्शन लेंगे और हमने लिया भी, लेकिन इससे अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो हम माजरत करते हैं। ये पता नहीं कहेंगे नहीं कहेंगे तो लॉयर्स फैसला करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल, लेकिन आप जैसा जीरक सियासतदान, आप जैसा सीनियर पार्टी का रहनुमा मशवरा तो दे सकता है। सुन लेना, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, मुझे पता है इमरान खान की सियासत को कोई नुकसान नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। शामी साहब, हमने माजी में भी सैलाब देखे हैं, जलजले देखे हैं, सैलाब हों जलजले हों, हमने पूरी कौम के साथ साथ तमाम सियासतदानों को इकट्ठे देखा है, यकजा देखा है, कौम के साथ खड़े हुए देखा है, इख्तलाफात को भुलाकर इकट्ठे चलते हुए देखा है। लेकिन अब की बार जो सैलाब है ये 2010 से बड़ा सैलाब है, 2010 से बड़ी इस वक्त हमारे मुल्क में आफत है। अब तहरीक इंसाफ हो या PDM की हुकूमत हो, ये इस वक्त एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि अब की बार जब मुसीबत भी पहले से बड़ी है, सियासत हावी हो गई है इस कुदरती आफत पर, मुश्किल पर? ये जो कुछ हो रहा है बहुत अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान के जो गुज़श्ता 75 साल हैं उनमें बड़े बड़े क्राइसिस दरपेश हुए हैं, सैलाब आए हैं, जलजले आए हैं, जंगों का सामना करना पड़ा है, बड़ी आफतें टूटी हैं पाकिस्तान पर। लेकिन हर आजमाइश और हर आफत के मौका पर पूरी कौम मुत्तहिद होकर खड़ी हुई है और सियासी तकसीम जो है उसको उसने ख़त्म किया है, उससे बालातर होकर एक दूसरे का हाथ थामा है। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि सियासत जो है वो मुसीबत पर गालिब है और मुसीबत का और दुख का एहसास नहीं किया जा रहा, और ये गम की घड़ी जो है ये भी हमें मुत्तहिद नहीं कर पा रही। इसमें सरासर कसूर जो है हमारे अहले सियासत का है। अब आप उसमें हिस्सा बक़द्र जुस्सा जो है उसका तयन कर सकते हैं, कौन सा इसका यानी पहल करने वाला है, कौन सा जवाब देने वाला है, किसका हिस्सा 60% है, किसका 70% है, किसका 30% है। लेकिन ताली जो है हमारा दोनों हाथों से बजती है और बज रही है। और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो वफाकी हुकूमत की बात सुनने को तैयार नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान कोई राब्ता नहीं है। मुअस्सर हिकमत अमली नहीं बनाई जा रही मिलकर जो सैलाब ज़दगान है। लेकिन जब दोनों तरफ से मुकाबलेबाजी हो, दोनों तरफ से ये कहा जा रहा हो कि हमने तो 5 अरब इकट्ठा कर लिया, आपने क्या किया, दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा हो कि आप तो कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, आप तो जलसों में लगे हुए हैं, आप लोगों ने क्या किया है, तो ऐसी सूरत में क्या इनसे तवक्को रखें कि ये लोग मिलकर स्ट्रैटेजी बनाएं? नहीं, बनानी चाहिए, कौम का हिस्सा है, हमारा मरना जीना साझा है। अगर हम पर कोई मुसीबत टूटती है तो हम सब उसके नतीजे में ख्वार होंगे और हम सबको उसका बोझ उठाना पड़ेगा। अब ये जो जलसे हो रहे हैं उनमें तकरीरें सियासी हो रही हैं और उनमें इल्ज़ामात उसी तरह लगाए जा रहे हैं, अपने मुखालफों पे लत्ते उसी तरह लिए जा रहे हैं जिस तरह इस आफत से पहले लिए जा रहे थे। तो जलसों की हद तक तो मैं कहूँगा कि आप तहरीक इंसाफ जो है उसको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर कौन सी ऐसी मुसीबत बर्पा हो गई है कि ये सियासी जलसे जो हैं उनको जारी रखा जाए और इत्तेहादी जलसे जो हैं वो ना किए जाएं, लोगों को इत्तेहाद का पैगाम ना दिया जाए। नहीं, इमरान खान साहब तो शुरू से एक ही बात कह रहे हैं ना कि वो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, इसलिए जलसे कर रहे हैं। जहाँ तक सैलाब की बात है वो कह रहे हैं हम पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं और हम लोगों की जो ज़ाहिर है मदद भी कर रहे हैं। तो वो तो हकीकी आज़ादी की जंग वो कह रहे हैं लड़ रहे हैं, इसलिए तहरीक को इसके साथ साथ चलाना बहुत ज़रूरी है और ये जलसे वो करते रहेंगे। ये हकीकी आज़ादी की जो नामनहाद जंग है ये इन जलसों से ना लड़ी जाएगी ना लड़ी गई है। और जब तहरीक इंसाफ इख्तिदार में थी उस वक़्त उसने मईशत को कितना आज़ाद किया, कितने कर्जे कम किए, कितना इसमें कमरे हिम्मत कसी। देखिए, आज़ादी से आज़ादी को तलाश करने के लिए, आज़ादी हासिल करने के लिए पूरी कौम जद्दोजहद करती है। पूरी कौम को मुआशी तरक्की के रास्ते पर चलना होगा, खुद कफील बनाना होगा अपने आप को, तभी आप लोगों से भीख नहीं मांगेंगे, कशकोल लेकर नहीं फिरेंगे, आलमी इदारों के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे। तो ये काम किसी एक पार्टी के बस का नहीं है, ये सारों ने मिलकर इसका प्रोग्राम बनाना है, उसका लाहे अमल बनाना है और फिर उस पर अमल करना है। अगर आप सिर्फ अपनी डुगडुगी बिजाते रहेंगे तो ये तो सिर्फ खोखली बातें हैं।
इमरान खान की नाअहलिया मौजू बनी हुई है, चाहे वो तौहीन अदालत केस को लेकर हो, फॉरेन फंडिंग का मामला हो, तोशाखाना केस को लेकर हो। एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि हर तरफ से इमरान खान को घेरने की कोशिश हो रही है और तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है, वो तो समझते हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। आपको क्या लगता है कि उनका ये जो तहफ़्फ़ुज़ है या उनकी जो शिकायत है कि उनको मैदान से निकालने की, आउट करने की कोशिश हो रही है, जो इमरान खान भी बात करते हैं कि इलेक्शन के मैदान में ही हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, टेक्निकल नॉट आउट ये मुझे करना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि वाकई किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को मैदान से ही निकालने की ये साजिश है? देखिए, पाकिस्तान में बहुत कुछ होता रहा है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, जब वो वज़ीर आज़म थे तो उनको उनके खिलाफ मुकदमा चला और उनको उनके खिलाफ फैसला आया, उनको वज़ारत उज़्मा छोड़नी पड़ी और अब वो इस वक्त भी बैरून मुल्क हैं और उनके ऊपर मुकदमात हैं, उनके साथियों पर मुकदमात कायम किए गए, उनकी बेटी पर मुकदमात कायम किए गए, उनके भाइयों पर, भाई और भतीजों पर मुकदमे कायम किए गए, उनके रफ़का पर मुकदमे कायम किए गए। तो ये मुकदमे जो हैं उस वक्त तो कायम हुए और पीटीआई की हुकूमत में भी कायम हुए, उससे पहले भी कायम हुए, और ख़ुद इमरान खान साहब दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे नवाज शरीफ साहब को नाअहल करने के लिए या नाअहल बनाने के लिए। तो ये तो हमारी सियासत का एक लंबा मामला है। अब अगर इमरान खान के मुखालिफ जो हैं वही वो हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं ज़ाती तौर पे इसके हक़ में नहीं हूँ कि इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन ये तो हमारी सियासत का चलन है। ना इमरान खान ने किसी के साथ रियायत बरती और ना उनके मुखालिफ रियायत बरतेंगे। तो ये तो मामला अदालतों का है, वहाँ अदालतों में मुकदमा चलेंगे। सही। शामी साहब, ये जो रोज जलसे हो रहे हैं, हर जलसे में वो एक बात तो जरूर करते हैं कि मुझे दीवार से लगाने की कोशिश ना की जाए, मैं लोगों को कॉल दूंगा, इस्लामाबाद अगर लोगों को ले आएगा तो किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। फिर वो अपनी उस वीडियो रिकॉर्ड की हुई उसका ज़रूर जिक्र करते हैं। 4 साजिशी जो लोग हैं उनका जिक्र ज़रूर करते हैं कि मैं लोगों से कहूँगा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उन 4 साजिशी जो लोग हैं जिन्होंने साजिश की है उनको ना छोड़ें। तो जिन 4 साजिशी कैरेक्टर्स का वो जिक्र करते हैं, आपको लगता है ये सिर्फ सियासतदानों के गिर्द ही वो बात कर रहे हैं या इशारे कहीं और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी जाते हैं? ये तो खुद इमरान खान साहब भी बता सकते हैं, ये नाम उन्हीं के पास मौजूद हैं। उनको चाहिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के सुपुर्द करें या अदालत के सुपुर्द कर दें, ताकि उन लोगों का पता चलाया जा सके और देखा जा सके कि इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश क्या हुई थी या क्या हो रही है। अगर खुदा न खास्ता कोई नुकसान हो गया तो उसके बाद उन नामों को तलाश करने का क्या फ़ायदा होगा? बादत मर्ग बाबेला जो है उसका क्या फ़ायदा किसी को मिलेगा? तो इमरान खान साहब की जिम्मेदारी है वो अपने मुल्ज़िम जो भी हैं उनके नाम लोगों के सामने लाएं, उनको कटहरे में खड़ा करें, और ये सिर्फ ये डराते रहना और धमकाते रहना। क्या इस वक्त सूरत हाल इजाज़त देती है कि लोगों को इकट्ठा करें, इस्लामाबाद लेकर जाएं? किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा है? बार बार तो इमरान खान साहब कह रहे हैं, फिर आपको पता है कि आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन या रिटायरमेंट के जो बहस है ये एक बार फिर से, जब से सितंबर शुरू हुआ है ये बहस एक बार फिर से शुरू हो गई है। एक धड़ा चाहता है एक्सटेंशन मिल जाए तो हमारा भी भला हो जाएगा, हमारी मुद्दत भी पूरी हो सकती है, हमारी जो मुश्किलात हैं उसको भी ओवरकम करने में हमें मदद मिलेगी। जबकि तहरीक इंसाफ के लोग अंदर खाते ये बात कर रहे हैं कि नहीं, एक हमें ऐसा फार्मूला बनाना चाहिए जिससे आर्मी चीफ की जो तैनाती है ये बिल्कुल सीनियरिटी पर हो, बिल्कुल वैसे जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की होती है कि पता होता है कि सीनियरिटी पर कौन है और ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नेक्स्ट कौन होंगे, ये सबको पता होता है। तो क्या हर तरफ से इसी चीज़ का, नवंबर का तैनाती का इंतज़ार हो रहा है? फिर स्ट्रेटजी सबके सामने आएगी, खास कर इमरान खान साहब की? देखिए, आप परेशान ना हो, वो पहले भी उन्होंने ऐलान किया था कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, और फिर वो मार्च इस्लामाबाद जा भी रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या नतीजा निकला? तो को मार्च इस्लामाबाद लाना और फिर उसके बाद उसके जरिए तब हालात मुख्तलिफ थे शामी साहब। पंजाब में हुकूमत थी ना, नून लीग की, इत्तेहादियों की हुकूमत थी वहां पर, अब हालात मुख्तलिफ हैं। जिसकी भी हुकूमत हो, कि जो भी इसकी हुकूमत कायम होती है उसके पास 100% वोट तो नहीं आ जाते। खान साहब की हुकूमत भी कायम थी, उसका भी वो फिर कैसे ख़त्म हो गई? अगर हुकूमत ताकत दे देती है बहुत ज़्यादा तो फिर आपकी हुकूमत कैसे ख़त्म हो गई? हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, किसी के पास भी वीटो नहीं है। गुज़श्ता इंतखाबात में
खान साहब की पार्टी ने 32% वोट लिए थे, उनके मुखालफों ने जो आज बरसर इक़्तिदार हैं 68% वोट लिए थे। अब आप ये नहीं कह सकते कि किसी के 100% वोट किसी के पास आ गए हैं। तो सारी ताकतें मौजूद हैं, सियासी जमातें मौजूद हैं, उनकी जड़ें अवाम में मौजूद हैं। वो किसी के पास ये मामला नहीं है कि वो टहलता हुआ आए और इस्लामाबाद पहुंचकर इक़्तिदार पर कब्जा कर ले। ऐसा मुमकिन नहीं होगा, और जो ऐसा करने की कोशिश करेगा वो अपनी राह खोटी करेगा। पहले भी जो लॉन्ग मार्च था उसने खान साहब की सियासत को सदमा पहुंचाया था, और अब भी कोई काविश जो होगी उसे सदमा पहुंचेगा। आर्मी चीफ कोई हो और कोई सीनियर तक मोस्ट हो या जूनियर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हुकूमत जो है वो कानून के और दस्तूर के सहारे खड़ी है, आर्मी चीफ के सहारे नहीं खड़ी। और मुमलकत के सारे अदारे जो हैं, ठीक है, वो हुकूमत की हिफाजत करने के पाबंद हैं। खान साहब को इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, इसी पर वो जोर भी देते रहते हैं। बहुत बहुत और यही शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तजदार मुजीबुर रहमान शामी साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सैलाब जैसी आफत ने क़यामत सुग़रा बर्पा कर रखी है। मासूम बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, बुज़ुर्ग दवाइयों के लिए तरस रहे हैं, ख़वातीन ज़चगी से लेकर दीगर वबाई बीमारियों तक कई मसाइल में घिर चुकी हैं। सैलाब ज़दगान सिर्फ भूख मिटाने या सर ढांपने के लिए ही परेशान नहीं हैं, वो तो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी से हाथ धो बैठे हैं। ये मुसीबत अभी रुकी नहीं, टली नहीं, बल्कि मज़ीद बारिशों की पेशन गोइयाँ हो रही हैं। एक के बाद एक सैलाबी रेला आ रहा है, बंद और डैम के टूटने की खबरें भी दी जा रही हैं। हुकूमत भागदौड़ कर रही है, पाक फ़ौज, समाजी तंजीमें और कई इदारे सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे आगे हैं, पेश पेश हैं। मगर सैलाब मुतासरीन का दुख शायद कोई नहीं समझ सकता। NDMA के ताज़ा तरीन जो आदाद शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक 1200 से ज़ायद अफराद सैलाब की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं, 13,000 के करीब ज़ख्मी हैं, जबकि सैलाब ने मजमूई तौर पर 3 करोड़ से ज़ायद अफराद को बेघर किया है। 7 लाख से ज़ायद जानवर हलाक हो चुके हैं, 1.5 करोड़ घर तबाह हो चुके हैं। जबकि हुकूमत ने सैलाब की वजह से होने वाले इब्तदाई जो नुकसान है उसका जो तखमीना है ये $10 अरब लगाया है, $10 अरब। सैलाब से मुतासरा ख़वातीन, बच्चे और मर्द इस वक्त जो शिकायत आ रही हैं वो ये है कि तरह तरह की ये वबाई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अद्वियात की कमी है, सैलाब ज़दा इलाकों में मेडिकल कैंप भी इस कदर कम हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं कि करोड़ों सैलाब मुतासरीन का बर वक्त इलाज होना मुमकिन नज़र नहीं आता है। सेक्रेटरी सेहत जनूबी पंजाब का कहना है कि DG खान और राजनपुर में 18,000 से ज़ायद लोग डायरिया में मुब्तला हो चुके हैं, 35,000 से ज़ायद जल्दी बीमारियों के मर्ज़ में मुब्तला हैं, जबकि 20,000 अफराद को बुखार हो चुका है। सिर्फ यही नहीं, हज़ारों अफराद सांस की बीमारियों और सैकड़ों मैदे की बीमारियों का शिकार होकर इस वक्त मेडिकल कैंप्स में एडमिट हैं। महकमा सेहत जनूबी पंजाब के मुताबिक 1,40,000 लोग इस वक्त मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं, जबकि वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा का कहना है कि सिंध के सैलाब मुतासरा जो इलाके हैं उनमें लाखों अफराद वहाँ भी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ये सिर्फ एक सूबे का मसला नहीं है, जहाँ जहाँ सैलाब आया है वहाँ लोग बीमार हो रहे हैं। 34,000 से ज़ायद अफराद तो मलेरिया में मुब्तला हो चुके हैं, 1 लाख से ज़ायद लोगों को जल्दी बीमारियाँ लग चुकी हैं, जबकि 500 से ज़ायद लोगों को सांप और कुत्तों ने काट लिया है। डॉक्टर अज़रा ये कहती हैं कि शेल्टर कैंपों में 47,000 से ज़ायद हमला ख़वातीन हैं। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में 6.5 लाख हमला ख़वातीन हैं, जिसमें से 73,000 ख़वातीन के यहाँ ये जो महीना चल रहा है इस महीने में बच्चे की पैदाइश मतवक्के है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने यह भी मुतनब्बे किया है कि बहुत सी ख़वातीन और लड़कियां सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के बढ़ते हुए ख़तरे में हैं, जबकि नौज़ायदा बच्चों की खुराक और सेहत की देखभाल भी एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। सैलाब की दीगर तबाहकारियों के साथ साथ बीमारियों के फैलाव से जो तशवीश पैदा हो रही है, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसन डॉक्टर जावेद अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।
डॉक्टर साहब, इस वक्त जो मसाइल मैंने अपने इंट्रो में कहे, ये सिर्फ पंजाब के नहीं है या सिर्फ बलूचिस्तान के नहीं है, केपीके के नहीं है। इस वक्त पूरे मुल्क में जहाँ ये सैलाबी आफत है वहाँ ये बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। हमें पता है, आप ज़्यादा बेहतर तौर पर हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब सैलाब आते हैं और इन इलाकों में किस तरह की बीमारियां ज़्यादा फूटती हैं, लोगों को इब्तदाई एड किस तरह की देने की ज़रूरत होती है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपके पास कुछ नंबर्स आए हैं इन जगहों के सैलाबज़दा इलाकों से कि लोग जो हैं इस वक्त इन बीमारियों में जो मुब्तला अफराद हैं, किस चीज़ की, किन मेडिसिन की उनको ज़्यादा ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया शाजिया। देखें, इस वक्त हम तो तौंसा में हैं। तौंसा से आगे आबादी है वो हवा, वहाँ पे जो कि आबादी पे जब ये फ्लड आया तो उसके साथ कोई मेरे ख्याल 50 से 60 फुट गारा भी आ गया, रेत भी आ गई, तो उनके घर सब दब गए, कब्रिस्तान भी दब गए, उनकी डिस्पेंसरी, स्टोर्स, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई 30 फुट 20 फुट रेत के नीचे है इस वक्त। तो ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा अलमिया है। उससे कोई 15 किलोमीटर दूर सावाली एक कस्बा था जो पूरा का पूरा दरिया तो नहीं, वो नहरी पानी ले गया। तकरीबन वहाँ कोई 150 घर तो रहे नहीं, ज़मीन भी नहीं रही, उनको काट के ले गया, जिसमें घर और सारा कुछ चला गया। जहाँ तो हमारे यहीं पे कैंप्स वगैरह हैं। जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हैं वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं, जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ़ पानी नहीं मुहैया, तो वो मजबूर हैं कि इसी को फ्लड वाटर को ही पिएं। खाना नहीं मुहैया, तो इसलिए बच्चे बिलक रहे हैं। दूध नहीं मुहैया, इनके जानवर का कोई जो दूध जहाँ से आता था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और इसी तरह खुराक की बड़ी शदीद कमी है, जिसकी वजह समझ में नहीं आ रही है। इतनी इमदाद लोग भेज भी रहे हैं, बाहर से भी आ रही है, अपने तय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रही हैं, हुकूमतें भी कर रही हैं, उसके बावजूद जब ये सुनने को मिलता है कि लोगों को बेसिक खाना पीना नहीं मुहैया, तो फिर बड़े सवाल जन्म लेते हैं कि इतना सामान कहाँ जा रहा है, जा कहाँ रहा है, क्या नुकसान ज़्यादा है, हम ज़्यादा लोगों को केटर नहीं कर पा रहे हैं, अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं? देखें, जो डीजी खान से हमें कोई 9 घंटे लगे यहाँ पहुँचते हुए, तो रास्ते में ज़ाहिर है रोड्स हैं, रोड्स पे लोग देगे वेगे जज्बाती लोग लेके आते हैं, लेकिन आगे कोई पहुंचने का सिलसिला नहीं है। वो लोग काफ़ी बहुत ही इनएक्सेसिबल एरियाज़ में हैं, और जो रोड्स थी वो भी उनकी बह गई हुई हैं। तो लोग जब वहाँ पे खाना बांटते हैं या लाते हैं, तो वो वहाँ पे प्रोफेशनल बेगर्स बहुत हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली। और वहाँ पे वो ख़तरे से खाली नहीं है। फायरिंग करनी पड़ी लोगों को अपनी जान बचाने के लिए, उनकी जो टायर्स हैं उनकी हवा निकाल दी जाती है और एकदम उन पे हमला कर दिया जाता है। और ये सैलाब ज़दगान हरगिज़ नहीं कर रहे, ये प्रोफेशनल चोर वहाँ पे आ गए हैं, प्रोफेशनल बेगर्स आ गए हैं और डिकॉइट्स आ गए हैं। तो इस किस्म की बहुत मामलात हैं जो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है। वहाँ इवन पटवारी वगैरह जो भी जिन्होंने बांटना है वो भी सेफ़ नहीं महसूस हुए हमें, और वो भी हमसे उल्टा हेल्प मांग रहे थे। तो इसलिए उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और उसका तरीका यही है कि देखें, कोई भी गवर्नमेंट इतने बड़े आफत से खुद अकेले नहीं लड़ सकती, और हम लोग हाज़िर हैं, वॉलंटियर्स हाज़िर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी तंजीमें काम कर रही हैं अपने तई। लेकिन जो बिल्कुल रिमोट एरिया एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है, जिनके घर नहीं रहे, वो अब अपने जो घर बचे हैं उनमें इकट्ठे रह रहे हैं। और जब वो क्राउडिंग में रहते हैं तो ज़ाहिर है रेस्पिरेटरी बीमारियां बहुत हैं, छोटे बच्चों को अंतड़ियों की बीमारियां बड़ी हैं, नहा वो सकते नहीं हैं क्योंकि पानी नलकों वलकों का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। उधर ट्यूबवेल्स में सब में रेत चली गई है, वो बोर्स बंद हो गए हैं, तो कई लोग 3-3 हफ्ते से नहीं नहाए। तो जल्दी बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। तो बीमारियों का तो इंतहा, इट्स जस्ट लाइक कि जो आप एक जंगल में रह रहे हैं जहाँ कुछ भी नहीं है, तो उन तक एक्चुअली रिलीफ का पहुंचना जो है, हम जैसे लोग तो बड़ी मुश्किल से पहुंच गए हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हमने घर भी बनाने शुरू कर दिए हैं उनके। अल्लाह का शुक्र है कि हमने बहुत सारे घर की कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी मुहैया होना है, जो सीवरेज पड़ना है, जो उनका रोड नेटवर्क है, ये कोई भी तंजीम नहीं कर सकेगी, ये गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को ये अशद ज़रूरत है कि वो एक चीज़ बताइएगा डॉक्टर साहब,
आपको पता है कि डेंगू का सीज़न भी शुरू हो चुका है, तो लोगों में ये बहुत ज़्यादा खौफ भी है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है कि जहाँ पानी खड़ा है इस पानी पर भी मच्छर आ सकता है, ये खदशात, ये ख़तरात मौजूद हैं, क्योंकि हमने तो यही सुना है ना कि साफ़ पानी पर जो डेंगू का मच्छर है वो आता है। तो इस कन्फ्यूजन को और खौफ को ये बताइए, इस बारे में बताइए कि लोग बड़ा डरे हुए हैं कि क्या डेंगू इस बार ज़्यादा फैलेगा। देखें शादिया, वो बिल्कुल सही डरे हुए हैं। हम ऑलरेडी दर्जनों केसेस डेंगू के देख चुके हैं, और उसके अलावा मलेरिया बहुत ज़्यादा है इस रीजन में। ये जो तौंसा के इर्द गिर्द जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा है। लोगों को बहुत गिला है गवर्नमेंट से भी, और लोगों को बहुत गिला है इधर की पॉलिटिकल एलीट से भी। आपको पता है कि डीजी खान का हमेशा चीफ मिनिस्टर कोई ना कोई रहे, अभी तौंसा के चीफ मिनिस्टर थे, तो लोग उनको ढूंढ रहे हैं सब, हर पब्लिक फिगर्स को, और वो नहीं उधर रुख कर रहे। शायद वो इसलिए नहीं कर रहे कि लोग आगे से डेस्परेशन में बदतमीज़ी कर सकते हैं, लेकिन ऑल दी मोर रीज़न कि वो उधर जाएं और उनको कूल डाउन करें लोगों को। लोगों के गिले शिकवे हमारे लोग हैं वो कर भी देते हैं, हमसे भी करते हैं, और हम उसको माइंड नहीं करते, क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ के लिए आए हैं कि उनको रिलीफ के लिए आए हैं। तो जाहिर है हमें क्रिटिसिज्म, अपनी जान का भी ख़तरा डालना पड़ता है, अपनी इज़्ज़त का भी डालना पड़ता है, फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारे ही लोग हैं और अल्लाह ताला ने खुद तो नहीं आना। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताइएगा, प्रेग्नेंट औरतों के लिए ये चीज़ कितनी डेंजरस है, ये सिचुएशन कितनी डेंजरस है, स्पेशली जो ज़ाहिर है उनका वक्त करीब है, बच्चा डिलीवर करना है, तो ऐसे में ज़ाहिर है उनको खाने की भी ज़रूरत है, फ़र्स्ट एड मेडिसिन की भी ज़रूरत है, कुछ आपको पता है कि कुछ नॉर्मल डिलीवरीज नहीं है, ऑपरेशंस होते हैं, तो क्या ये सारी सहूलियात, ये सारी फैसिलिटेशंस हैं इमदादी कैंपों में, मेडिकल कैंप्स में, स्पेशली प्रेग्नेंट ख़वातीन को लेकर? देखिए, मेडिकल कैंप्स में तो कुछ भी नहीं है, वहाँ तो सिर्फ पैरासीटामोल और ये दवाइयात हैं। तो हमारी तो जो हमने देखी हैं प्रेग्नेंट ख़वातीन जो काफ़ी बेचारी बीमार भी थी, न्यूट्रिशन का भी मसला था, उनको तो हमने फौरी तौर पे तहसील हॉस्पिटल तौंसा या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो डीजी खान टीचिंग हॉस्पिटल है वहाँ शिफ्ट किया। तो ट्रांसपोर्टेशन की उनको ज़रूरत है कि वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाए। और इसी तरह जो छोटे बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जो बहुत बूढ़े लोग हैं वो बहुत वल्नरेबल हैं। दूसरा ग्रुप वो है जो आधे पाकिस्तान को तो ब्लड प्रेशर है 40 साल के बाद, और 25% को शुगर है, उनके पास ये दवाइयात नहीं है, तो शुगर की कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, किडनी फेलियर हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उनको फालिज हो रहा है, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको वो दवाइयात भी पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो अहमियत है, जो रेस्क्यू का ऑपरेशन था वो अब तकरीबन पंजाब में तो ख़त्म हो चुका है। उस पर कोई फूड की भी मसला नहीं है, फूड भी उनको बिलीव में कोई ना कोई पहुँचा रहा है, हमसाया पहुँचा रहा है, लोकल कम्युनिटी। अब उनको इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जो एक दिन 2 दिन लोग बनाएंगे, लेकिन उनको एक जब पानी, एक नलका खोलें या पंप खोलें तो उनको पानी मिलना चाहिए, पानी सबसे अहमियत, और उसके बाद उनको कोई रोड बननी चाहिए, फिर उनके सीवरेज होना चाहिए, नहीं तो वो कहाँ टॉयलेट जाएंगे। लेकिन आपने एक बात बताई कि मेडिकल कैंप्स में सिर्फ पैरासीटामोल है, पैनाडोल है, बेसिक जो ज़ाहिर है डिस्प्रिन हो जाएगी, इससे ज़्यादा तो नहीं है। तो आप लोगों ने क्या हुकूमत पंजाब की तवज्जो इस तरफ दिलाई है कि ये भी अर्जेंट बेसिस पर करने की ज़रूरत है, एटलीस्ट ऐसी मेडिसिन जैसे आप बता रहे हैं, जल्दी बीमारी है, एटलीस्ट डायरिया बच्चों का ख़त्म हो जाए, पेट ठीक हो जाए, मैदे ख़राब हो रहे हैं वो ठीक हो जाए, कुछ ऐसी अर्जेंट मेडिसिन, ये आप लोगों ने बात की हुकूमत से, ये तो पहुँचाए इन इलाकों में? देखें, हमने तो ज़रूर की है। असल चीज़ ये है कि देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ ये है पाकिस्तान में कि लोग, NGOs और जो मुखय्यर हजरात हैं वो करना चाहते हैं। बिलीव मी कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ये फ्लड आया, उसकी मर्ज़ी के बगैर तो नहीं आ सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मर्ज़ी भी उसकी इसलिए है कि वो आजमाइश है आपकी और मेरी, कि आप प्रोग्राम करती हैं कि नहीं, और मैं कुछ डॉक्टर होके कुछ करता हूँ या मैं सिर्फ टीवी पे देख के कंडेम करता रहता हूँ चीज़ें। तो इसलिए अमली चीज़ की ज़रूरत है, और हुकूमत को सबसे पहले ये चाहिए कि यहाँ बिल्कुल कोऑर्डिनेशन कोई नहीं है, हर कोई अपने अपने तरीके से कर रहा है, और ज़्यादातर वो इट इज़ गोइंग टू वेस्ट। तो कोई स्ट्रेटजी नहीं है, नेशनल स्ट्रेटजी या प्रोविंशियल स्ट्रेटजी या डिस्ट्रिक्ट वाइज एक स्ट्रेटजी का होना ज़रूरी है, उसके अंदर हम लोग सब काम करें। अगर हम डॉक्टर्स हैं तो हमें डॉक्टरी करने दी जाए, हमसे रोडें ना बनवाई जाएं। इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये एक नेशनल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे ये मीटिंग ज़रूर होनी चाहिए, जहाँ पे
पूल अप ये रिसोर्सेज होनी चाहिए और उनको उनकी बेस्ट यूजेज हो ताकि आउटपुट मैक्सिमाइज की जा सके। तो ये कोऑर्डिनेशन का बहुत ज़्यादा फुकदान है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद अकरम साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।